तो एक सवाल जो हर आज दूसरा बंदा पूछ रहा है कि भारत के पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होने के बाद रुपया क्यों गिर रहा है, रुपया कहीं रुक क्यों नहीं रहा है। तो आज देखें तो भारत के पास 717 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है। रुपया देखें तो 95.7 से लेकर 95.8 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जो कि 96 के लेवल से काफी टचिंग डिस्टेंस से ही दूर है। तो आखिर इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होने के बावजूद रुपया क्यों गिर रहा है? ये सवाल सबको लॉजिकल लगता है और सोचने पे भी मजबूर करता है कि इतना बड़ा रिजर्व है फिर भी रुपए नहीं संभल रहा है। तो आज इसके बारे में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई के पास इतना पैसा आता कहां से है। 14 अगस्त 2026 के खत्म हुए वीक में आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स $9.9 बिलियन से बढ़कर आज 716.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच। तो चलिए समझते हैं कि ये फ्लोज आया कहां से है। तो जून 2026 में आरबीआई ने स्वैप फैसिलिटी की स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत आरबीआई को 57 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो हुआ था। ये काफी एक सुपरहिट फैसिलिटी रहा था हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है, यह सिर्फ एफसीएनआर डिपॉजिट से नहीं, लेकिन एफसीएनआर डिपॉजिट प्लस ईसीबी और ओएफसीबी इन तीनों माध्यम से आए हुए डिपॉजिट्स है। तो इतने बड़े फॉरेक्स रिजर्व से आरबीआई को एक काफी बड़ा कुशनिंग मिलता है। लेकिन ये बात मैं आपको समझाना चाहूंगा जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि अगर 9.9 बिलियन डॉलर से हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, इसका दरअसल मतलब ये नहीं होता है कि भारत को 9.9 बिलियन डॉलर्स डायरेक्ट कैश में रिसीव हुए। इसमें जो फॉरेक्स असेट्स होते हैं आरबीआई के, उनका रिवैल्यूएशन, गोल्ड के उतार बढ़ाव, इनमें जो भी वैल्यूएशन चेंजेस होते हैं, ये सारा इंक्लूड होता है। यानी कि आरबीआई की जितने टोटल असेट्स है प्लस इनफ्लोज है, ये सब मिला फॉरेक्स रिजर्व्स को 9.9 बिलियन डॉलर से बढ़ाते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई के पास सीधा सीधा कैश आया है, लेकिन ये बात जरूरी है कि अगर इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है तो आरबीआई को एक बहुत बड़ा कुशनिंग मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आरबीआई के पास इतना बड़ा कुशनिंग है फिर भी रुपए संभल क्यों नहीं रहा है? तो असली वजह डिमांड सप्लाई का गैप है। चलिए इसको समझते हैं। इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व हमें कुशनिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कोई एक मैजिकल शील्ड नहीं है जो कि रुपए को गिरने से रोक दे। यहाँ पे ये देखना जरूरी होगा कि रुपए पर 3-4 जगह से प्रेशर आ रहा है और इसके लिए वो नीचे जा रहा है। तो चलिए इन फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहला है ऑयल प्राइसेस। तो ग्लोबली अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। इंडिया अपना 88.7% ऑयल डिमांड इंपोर्ट करती है। यह हर साल बढ़ता ही रहता है। एफआई 25-26 में ये सबसे बढ़ा रहा है और सबसे उच्चतम स्तर पे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो जियोपॉलिटिक्स की वजह से ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़े हुए हैं। ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में काफी कवर किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये प्राइसेस जिसकी वजह से बढ़े हुए हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एफएफआईज का आउटफ्लो, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इक्विटीज और बॉन्ड्स में अपना जब भी पैसा बेचते हैं तो वो फिर पैसे को बेचकर डॉलर खरीदते हैं और वो डॉलर का आउटफ्लो अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में लेके जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रेशर रुपये पर बनता है। ये देखा जाए तो दो नजरिए से प्रेशर है। इसके वजह से हमारा स्टॉक मार्केट भी नीचे जाता है बिकॉज उसके ऊपर भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और हमारा रुपया भी नीचे जा रहा है बिकॉज वो आउटफ्लो होता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण देखें तो ट्रेड डेफिसिट, यानी हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे काफी कम एक्सपोर्ट करते हैं। हमको जितने डॉलर चुकाने हैं उनसे कम डॉलर हम लोग को मिल रहे हैं। तो भारत एक ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। इसका एक कारण यूएस टेरिफ्स भी है, बिकॉज इंडिया अपना काफी सामान यूएस को एक्सपोर्ट करता है और टेरिफ्स की वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते। इसके वजह से हमारे इंपोर्ट्स गिरते जाते हैं। तो अगर ट्रेड डेफिसिट ऐसे ही बढ़ता रहा तो इंडिया को डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और हमेशा ये डॉलर की डिमांड को पुल करता रहेगा, जिसकी वजह से भी रुपया नीचे आता रहेगा। चौथा सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अनसर्टनिटीज। तो जब भी जियोपॉलिटिक्स में टेंशन होती है, लोग डॉलर को एक सेफ हेवन करेंसी मानते हैं और सारी सेंट्रल बैंक्स और कंट्रीज डॉलर को बाय करने के लिए देखती है सेफ हेवन के लिए।
तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन या ऐसा कुछ भी है, तो डॉलर एक सेफ हेवन करेंसी बन जाता है, जिसके वजह से इंडिया ही नहीं बल्कि सारे इमर्जिंग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर आता है और उन सबकी करेंसीज गिरने लगती है। तो अब सवाल ये आता होगा कि आरबीआई रिजर्व्स यूज करके रुपए को गिरने से रोक क्यों नहीं देती है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं और बहुत लोगों का कंफ्यूजन दूर करता हूं। सो आरबीआई के अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग आरबीआई कभी भी करेंसी को एक फिक्स्ड रेट पे नहीं रखना चाहती। यानी कि आरबीआई के पास कोई टारगेट नहीं है कि रुपया को हमेशा 90 पे ही रखना है। आरबीआई कभी इंटरवीन करती है जब भी मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो, यानी रुपया एक झटके में गिर रहा है या बहुत ज्यादा एम्बिग्यूअस मूवमेंट हो, यानी बहुत ऊपर चढ़ाव हो रहे हैं, और इस वॉलेटिलिटी को स्मूथ करने के लिए आरबीआई इंटरवीन करती है, यानी डॉलर को बेच के इस मूवमेंट को स्मूथ करती है या काफी ज्यादा गिरने से रोक देती है। अगर अभी आप लोग कहोगे कि तो आरबीआई बार बार बेच के इसे एक लेवल पर क्यों नहीं रख देती है, तो अगर आरबीआई बार बार डॉलर को बेचती रहेगी तो हमारा रिजर्व्स काफी जल्दी बर्न हो जाएगा, तो रिजर्व्स बहुत तेजी से घटने लगेगा। और ये रिजर्व्स सिर्फ करेंसी के बैलेंस बनाने के लिए नहीं है कि करेंसी के प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, ये हमारे इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए है, ताकि आगे के कुछ महीने में हमारी जो ऑयल की डिमांड है या जो भी हमारे और इंपोर्ट्स है उनको कवर कर सके। दूसरा, ये हमारे अगर फॉरेन करेंसी का जो भी डेट है उसके लिए भी बफर काम करती है कि भारत जब भी डेफिसिट के अगेंस्ट लोन लेता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो सारे डॉलर में होते हैं, तो अगर रीपेमेंट में कुछ ऊपर नीचे हो तो इन सब के लिए भी बफर में काम आती है। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट है कि ये कोई भी ग्लोबल शॉक को डायरेक्टली हमारे ऊपर इंपैक्ट करने नहीं आती। जैसे कि अचानक से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, तो ये रिजर्व्स ही है जो हमें उस टाइम पे हेल्प करेगी, तो ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करती है। तो ये सब कारणों की वजह से आरबीआई तुरंत मार्केट में जाके हर बार डॉलर नहीं बेच सकती और रिजर्व्स बर्न आउट नहीं कर सकती, बिकॉज ये हमारे देश के लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम कर। तो बेसिकली आरबीआई यहाँ पे एक बैलेंस बनाना चाहती है, शॉर्ट टर्म में करेंसी को मैनेज करने के लिए अपना फॉरेक्स बर्न नहीं करना चाहती, बिकॉज ये फॉरेक्स रिजर्व हमारे लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस की तरह काम कर सकता है। तो आगे क्या होगा, तो आगे करेंसी किस तरफ जाएगी, या 93, 94 या 96, 97, ये उन्हीं चार फैक्टरों पर डिपेंड करता है कि ऑयल के प्राइसेस कहां पे रहेंगे जिससे हमारा इंपोर्ट बिल डिपेंड होगा। सेकंड, एफएफआईज का आउटफ्लो किस तरफ रहता है, क्या वो रिवर्स होता है नहीं होता है। तीसरा, कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, क्या हमारा इंपोर्ट्स कम होगा या हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और चौथा, कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसे रहेंगे, डॉलर कैसे, करेंसी डॉलर इंडेक्स कहां पे मूव होता है। तो ये सब देखने वाले फैक्टर्स हो गए कि आने वाले में करेंसी कहां पे मूव होती है। यहाँ पे देखें तो एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियन काफी डाइवर्ज्ड है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में ही 96, 97 के लेवल्स दिखने मिल सकते हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स और आरबीआई के कंटिन्यूड इंटरवेंशन की वजह से ये लेवल्स हमको नहीं भी देखने मिले। तो कुल मिलकर 716.9 बिलियन डॉलर रिजर्व्स का मतलब ये नहीं कि आरबीआई रुपए को गिरने से रोक सकती है। आरबीआई इसे सिर्फ एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी या बहुत ही बड़े मूवमेंट से रोक सकती है, यानी इंटरवीन करके वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन एक लेवल पर रोक नहीं सकती है। यहां पे ये भी हमने जाना और ये भी हमने देखा कि चार फैक्टर्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑयल प्राइसेस, अपना ट्रेड डेफिसिट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और एफएफआईज आउटफ्लोज, यही डिसाइड करेंगे कि आगे भी हमारा रुपया गिरेगा या बचा रहेगा। तो कुल मिलाकर सवाल ये नहीं था कि फॉरेक्स रिजर्व से रुपया गिरने से बच सकता है, सवाल यह है कि इंडिया का हर महीने का डॉलर का रिक्वायरमेंट कितना है और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं या कैसे हमारे इनफ्लोज को बढ़ा सकते हैं। तो कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म में रुपया 96 लेवल टच करेगा या नहीं।